हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत उमरत। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। सर जी कोई भी चीज नहीं छोड़ते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, जिसपे आप सभी को पता है क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री आपको दी जाती है, 100% क्वालिटी वाइज। इसमें सारे टॉपिक वाइज कराए जाते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट क्रैश कोर्स। और भैया प्रैक्टिस के मामले में तो फिर आगे ही बढ़ जाइए, डीपीपीज और पीवाईक्यूज दोनों। और बच्चा फिर लगा सर जी नोट्स नहीं बन रहे, नोट्स नहीं बन रहा। मैंने कहा भैया ये भी ले लो, चलो ये भी ले लो भाई साहब, ये भी ले लो। तो सर यहां पर ई बुक्स, ई नोट्स, इसकी सुविधा भी उपलब्ध है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बिल्कुल। साथ ही साथ जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल है ना, क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है बिल्कुल शानदार तरीके से। सीबीएसई बोर्ड तो है ही, साथ ही साथ 4 स्टेट बोर्ड को कवर करते हैं। कितने स्टेट बोर्ड को? 4। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से, लाजवाब तरीके से। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस लगे रहो, लगे रहो। बिल्कुल सर, सारा सेगमेंट जो इंग्लिश मीडियम पे वही सेगमेंट इधर पे होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस जुड़े रहना है, काम करते रहना है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। सर क्या टॉपिक था आज? ओके सर, बड़ा टॉपिक लग रहा है। क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पार्ट 1। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पार्ट 1, मजा आएगा सर। इसको शॉर्ट फॉर्म में सीएफटी भी कहा जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीएफटी भी कहा जाता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में सीएफटी भी कहा जाता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, यह बात याद रखना है। अब सर क्या हुआ, सर इसको क्यों लेके आए? सर जिस दिन माइक पे वीबीटी भाई चढ़े थे, कहां चढ़े थे? वीबीटी भाई। उस वीबीटी भाई ने अपनी जो थ्योरीज दी थी, उसने कहा कि भैया लिगेंड और एज वेल एज अपना कौन मेटल, इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है सर? कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है, क्या है? मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है वो है कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है। हमने कहा ठीक है सर, ये बात तो उन्होंने कही थी कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तभी आपको ये देखने को मिल रहा है। तो भैया वहीं पर बैठा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाला, उसने इस बात को नकार दिया, उसने इस बात को नकार दिया। उसने कहा अब मेरी बारी, माय टर्न। ठीक है, फिर ये जो वीबीटी की कहानी थी, वीबीटी की कहानी 2 जगह पे फंस रही थी। इसने याद करो, क्या तुम्हें याद है? तो भैया बताओ तो क्या याद करना है, पहले बताते हो नहीं। तो इसको अगर याद हो तो इसने कहा था स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड होते हैं। कहा था क्या नहीं कहा था इसने? स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड। लेकिन सर हमें यह नहीं पता कि इसने स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसे बोल दिया और वीक लिगेंड कैसे बोल दिया। पेयरिंग करवाने लगा अपने आप, बस इसने कह दिया मान लो, है ना, जान लो कि ये लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, ये पेयरिंग करवा देंगे, ये वीक लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं करवाएंगे। सिर्फ बोल दिया और हमने सुन लिया, और सुनने के बाद हमने काम भी कर दिया, काम कर दिया। लेकिन सर फिर भी तो एक डाउट है ना, डाउट है ना, कैसे मान ले, क्यों मान ले? तो यहां पर जो सीएफटी भाई आने वाला था वो कहता टेंशन मतलब मेरा नंबर आएगा, तूफान मचा दूंगा। मैंने कहा भैया पूरी बातें सुन रहा है। और दूसरी बात, ये कलर के बारे में भी इतनी बात नहीं कर पाया। सिर्फ इसने कहा भैया अगर कोई पैरामैग्नेटिक हुआ तो कलर दिखाएगा, बस इतना बोल के खत्म कर गया। तो इसके ड्रॉबैक्स निकल के आ गए वीबीटी के। किसके? 1 या 2 ड्रॉबैक्स निकल के आ गए, किसके? वीबीटी के। और वो 2 ड्रॉबैक क्या थे वो मैं आपको बताता हूं। ये मेजर ड्रॉबैक थे तो और भी ड्रॉबैक, लेकिन अपन के ये बड़े ड्रॉबैक थे, बड़े। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। उतने तरीके से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। जो मैंने आपको सीरीज बताई थी ना, वो सीरीज सीएफटी ने दी है, इसके लिए तो अपन यूज करते हैं। इसने बता ही नहीं पाया स्ट्रॉन्ग और वीक, बस इसने ये कह दिया जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो पेयरिंग करवा देगा, जो वीक लिगेंड है वो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब ये बता भी नहीं पाया, और स्ट्रॉन्ग और वीक किस बिहाफ पे अपन ने रखे वो भी नहीं बता पाया। फिर इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कॉम्प्लेक्स, ये भी नहीं बता पाए कौन सा कलर एग्जिबिट करेगा, कौन? कॉम्प्लेक्स। तो ये 2 बहुत बड़े लिमिटेशंस थे किसके? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। इसी को मुद्दा बनाया,
इसी को मुद्दा बनाया और मार्केट में आया कौन? सीएफटी आया, स्टेज पे कदम रखा, उसने कहा बीबीटी साहब, बीबीटी बोलता भैया इतनी बड़ी थ्योरी दी है, इतने आसानी से नहीं होगा, ठीक है, ज्यादा तेज नहीं। तो उसने बोला नहीं मेरे को तेज वेज नहीं होना, मैंने आपको बोल दिया साइड मतलब साइड, आपकी चांस खत्म, अब मैं आऊंगा। अब भैया सीएफटी आया है मार्केट में, ठीक है, सीएफटी का पहला पॉइंट, इस थ्योरी को भूल जाओ, अब थोड़ा इस थ्योरी को थोड़ा सा भूल जाते हैं, भूल गए ना? ये पॉइंट समझ गए कि नहीं समझे? एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आ पाएगा। जल्दी, बिल्कुल शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है, डन। अब बारी आई सीएफटी की। सीएफटी आया और इसने बोला पहली बात तो, पहला पॉइंट जो वीबीटी का था वो गलत था भैया, साफ मना। उसने कहा भैया मेटल और लिगेंड के बीच में जो कुछ भी रिश्ता है वो रिश्ता है टोटली प्योरली, मेरे को भी लगा यार रिश्ते को पवित्र नाम दे रहा है, लेकिन उसने जो आगे बोला मैं भी डर गया, प्योरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने कहा भाई साहब ने तो लंका लगा दी, भाई पूरी पब्लिक ऐसे देख रही, क्योंकि भाई अभी वीबीटी ने कहा था कि वहां पर एक नया बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। भाई ने कहा भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, प्योरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भैया फिजिक्स ले आए ठीक है, तो भैया वीबीटी खड़ा हुआ, कहता है कि भैया इसका एविडेंस क्या है, एविडेंस क्या है? उसने कहा रुको ना थांबा, मैंने मांगा था कि आपसे नहीं मांगा था ना, थोड़ा रुको आराम से, सब दूंगा। तो भाई ठीक है, पब्लिक, लेकिन पब्लिक चिल्लाने लगी, और धम 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 सदन बन गया। कहता भैया हमको तो एविडेंस चाहिए। उसने कहा दूंगा, सबको दूंगा। उसने कहा आप एक बात बताओ, आपके पास सेंट्रल मेटल होता है क्या नहीं होता? सेंट्रल मेटल आयन होता है क्या नहीं होता है? हमने कहा होता है भैया। सेंट्रल मेटल आयन मतलब मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है सर? सर हमने कहा पॉजिटिव चार्ज होता है, डेफिनेटली, तो ये मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। फिर उसने बोला साथ ही साथ आपके पास लिगेंड होता है कि नहीं होता है? और लिगेंड कैसे होते हैं? नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं आपके पास, क्या नहीं होते? हमने कहा बिल्कुल होते हैं। तो उन्होंने कहा नेगेटिव लिगेंड्स के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? अरे मैंने कहा नाम में नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, Cl माइनस हो गया। तो कहता है कि ये देखिए, इन लोग को एज अ पॉइंट चार्ज मानिए। क्या मानिए? पॉइंट चार्ज। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज, और इनके बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? भाई मैं 2 मिनट के लिए चुप। पहली बात तो बंदे ने सही कह दी कि सर ये लीजिए अट्रैक्शन आ गया, और अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज ऑल्सो नोन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और प्योरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्योरली, यहां मैं सॉरी एक चीज हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं वही बोल रहा हूं, एक आध वर्ड भूल गया मैं कोई। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्जेस के बीच में होता है ना, तो ये बता दिया। तो भैया वीबीटी खड़ा हो गया, तो सीएफटी ऐसे कान खुजाते हुए, नहीं मानोगे तुम? तो वीबीटी बोलता नहीं, क्योंकि भाई वीबीटी को दिक्कत हो रही है, आप ऐसे कैसे उसकी थ्योरी को। वीबीटी ने कहा भैया यहाँ तो नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है, लेकिन मैंने एक और लिगेंड पढ़ा है जिसका नाम है न्यूट्रल लिगेंड। फिर कहां? उसने कहा लाओ यार, ठीक है तुम भी आओ, तुम्हारी परेशानी और जो शंका है उसको दूर करते, इधर आ जाओ, आ जाओ। इसने कहा चलो भैया मेटल ले आए, मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। हाँ नो डाउट, ये तो ठीक है। कहता है फिर क्या है? कहता है फिर है हमारे पास कौन? न्यूट्रल। न्यूट्रल बोले तो H2O ले लो, चलो H2O, इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल लिगेंड। क्या कहते हैं? न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। उसने कहा इस लिगेंड के बारे में जानते हो? हमने कहा हाँ जानते हैं। क्या? कहता है इसको आपने देखा होगा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो वीबीटी समझ गया कि भैया केमिस्ट्री का तो ये भी तेज है। अब ये तेज है तो भैया डेफिनेटली H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जब भी किसी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है तो इसको अपन कहते हैं डाइपोल। क्या कहते हैं इसको अपन? डाइपोल। मतलब उसने इसको डाइपोल में तब्दील कर दिया कि नहीं कर दिया? अब उसने कहा भैया डाइपोल में नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है? लो लेके आओ मेरा मेटल को, ये रहा मेटल आ गया। तो सर डाइपोल में जो नेगेटिव चार्ज है और मेरे मेटल में जो पॉजिटिव चार्ज है उसके बीच में भी तो आ सकता है अट्रैक्शन। ये लो भाई, वीबीटी भाई चुपचाप भाई बैठ गया। उसने कहा भैया होमवर्क करके आया है, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड को उसने काय में तब्दील किया? डाइपोल में, और डाइपोल में दोनों चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो उसने कहा मेटल उसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा और फिर से वहां पर आ जाएगा प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भैया खेल खत्म,
ठीक है, हथियार रख दिया वीबीटी वाले ने हथियार रख दिया कि अब नहीं बोलूंगा कुछ, अब नहीं बोलूंगा, खेल खत्म मेरा। ठीक है भैया, बात समाप्त हो गई। मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई इसकी थ्योरी से कि भाई मेटल और लिगेंड के बीच में कुछ तो अट्रैक्शन है, और वो अट्रैक्शन कुछ नहीं, कुछ है, और वो कुछ क्या है? प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 101% प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 101% प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 101% प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा नो डाउट, बिल्कुल सटीक बात कही है आपने, इस बात पे मैं भी मानना चाहूंगा, कोई दिक्कत की बात मेरे को इस पॉइंट पे नहीं लगी है। मैंने कहा ठीक है सर, आगे चलते हैं। मैंने कहा आगे चलते हैं और देखते हैं इस चीज को कैसे खत्म किया जा सकता है, क्योंकि भैया खत्म तो करना पड़ेगा चीज को। क्या करना पड़ेगा? खत्म तो चीज को करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, फिर अब क्या करें? मैंने कहा बात सही है, अब क्या करें? तो उसने कहा ये वाला पॉइंट खत्म, ये बात क्लियर हुई, अब अगला आने दो। कहता है सर मेटल और लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। वो कहता है लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं, ये तो पहला पॉइंट था, ये तो पहला पॉइंट था। दो टाइप के अट्रैक्शन हो रहे, इंट्रैक्शन हो रहे हैं, ठीक है। मेटल और लिगेंड के बीच में, सेकेंड पॉइंट सुनिएगा, टू टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस हो रहे हैं। इंट्रैक्शन का मतलब होता है आमने सामने में कुछ तो घटनाएं घट रही हैं। टू टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, टू टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस हो रहे हैं। पहला इंट्रैक्शन तो मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा क्या बताया आपने? सर अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने कहा बिल्कुल, और इसी के चलते मेटल और लिगेंड पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, ठीक है, पास आ रहे हैं। कौन? मेटल और लिगेंड। लेकिन जो सेकंड पॉइंट में लिखने जा रहा हूं भाई, ये लिखते से ही आधे लोग खड़े हो गए सीट से। उसने बोला वहीं पर एक टाइप का और इंटरेक्शन हो रहा है जिसको अपन ने कहते हैं रिपल्शन। तो अभी पब्लिक को कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कहा ठीक है हो रहा होगा कहीं पर रिपल्शन। उन्होंने कहा ये रिपल्शन किसके बीच में? भाई बंदे ने जो बोला आधे लोग का दिमाग खराब हो गया। उसने फिर बोल दिया कि ये रिपल्शन भी मेटल और लिगेंड के बीच में। भाई वीबीटी ने बोला निपट गया ये तो। वीबीटी बोलता है सही जा रहा था लेकिन अब गलत चला गया। ये तो वही वाली बात हो गई, बैटिंग भी एक ही कर रहा है, बॉलिंग भी एक ही कर रहा है। कहने का मतलब क्या है? पहले बॉल फेंकेगा फिर फट से इधर आके शॉट मार देगा क्या? कह रहा है कि उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी है और उन्हीं दिनों के बीच में रिपल्शन भी हो रहा है। क्योंकि अभी तो पास आ रहे थे, अब दूर चले जाएंगे, और पास दूर खेल खत्म, कोई बॉन्ड नहीं बना। तो भाई इसको कैसे समझे? लेकिन उसने बोला हाँ रुक जाइए भैया रुक जाइए, मेरे को पता है गर्म माहौल है, लेकिन अब क्या करें, बोलना तो पड़ेगा कि मेटल और लिगेंड के बीच में दो तरीके की बातचीत हो रही है, दो टाइप के इंटरेक्शन हो रहे हैं। एक करीब होने की बात हो रही है तो एक दूर जाने की बात भी हो रही है। एक अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो एक रिपल्शन भी हो रहा है। भैया सब चुप। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा सर अट्रैक्शन वाली बात तो समझ गए हम आपकी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, आपने प्रूफ किया, क्या आप हमें ये रिपल्शन वाली बात प्रूफ कर सकते हो? उसने कहा उसी लिए आया हूं मैं। ठीक है, अब बात आ रही है रिपल्शन की। तो मतलब दो टाइप के इंटरेक्शन हो गए, अब बारी होगी रिपल्शन की। किसकी बारी होगी भैया? रिपल्शन की बारी होगी। हमने कहा ठीक है सर, रिपल्शन करके तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमने कहा ठीक है सर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन मत लिया करो। अपन ने कहा अपन आ रहे हैं, ठीक है अपन ने आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस चीज पे मेरे को वापस आने के लिए थोड़ा सा मेरे को आगे जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? आगे। और आगे क्या है अब देखो जरा। इसने कहा सर जी मेटल की मेनली जो अट्रैक्शन और कुछ भी हो रहा है वो डी ऑर्बिटल पे निर्भर होता है। सारा खेल डी ऑर्बिटल्स पे हो रहा है या डी सबशेल पे हो रहा है। और अपन जानते हैं डी सबशेल के अंदर 5 टाइप की डी ऑर्बिटल पाई जाती है। कितने टाइप की? 5 टाइप की ऐसी। ये मैंने पढ़ाया हुआ है कहां पर सर जी? 11th क्लास में। पहली ऑर्बिटल का नाम होता है डी एक्स वाई, दूसरी का नाम होता है डी वाई जेड, तीसरी का नाम होता है डी जेड एक्स, पांचवी का नाम होता है डी जेड स्क्वायर, और सॉरी चौथी का नाम होता है डी जेड स्क्वायर, और पांचवी का नाम होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं एक एक करके सारी ऑर्बिटल्स बनाऊंगा। पहली ऑर्बिटल, ठीक है, क्या क्या दिख रहा है आपको पहले बताइए। सर एक्स वाई दिख रहा है, ये एक्स ये वाई,
दिखा, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हम जानते हैं डी ऑर्बिटल जो होती है वो डंबल शेप की होती है। किस शेप की होती है? डंबल शेप की। तो डंबल बना देंगे। अब डंबल जो होता है वो अपन जानते हैं कैसा होता है भैया, डबल डंबल शेप। कहां होता है? डबल डंबल। अब एक्स और वाई लिखा है तो अब यहां पर इसका यह मतलब है वो जो डंबल होगा इसके बीच में होगा, ऐसा। ये देखिए, मतलब एक्सिस में नहीं है, एक्सिस के बीच में। और भैया डंबल कैसा होता है? ये अगर डंबल है तो दूसरा डंबल उसके परपेंडिकुलर होता है, तो भैया इसके परपेंडिकुलर में यही डंबल होगा, तो ये शेप होता है किसका? dxy का। किसका होता है सर जी? dxy का। मैंने कहा अच्छी बात है। किसका शेप होता है? dxy का। मैंने कहा बहुत शानदार, बढ़िया लग रहा है, एक नंबर लग रहा है। सेकंड 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 क्या होगी? चलो आ जाओ। सेकंड कौन है? वाई जेड। कौन है सर जी? वाई जेड। वाई जेड दिख रहा है। अब इन दोनों के बीच में होगा वो डंबल। लो भैया, ये लो, दिख रहा है? ये हो गया भैया डी वाई जेड। ये हो गया डी वाई जेड। ये हो गया डी वाई जेड। कोई तकलीफ, कोई दुख? मैंने कहा नहीं, ठीक है सर, बढ़िया है। मैंने कहा बढ़िया है। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड क्या है सर जी? थर्ड यहां नहीं लिखना है बेटा, समझो थोड़ा सा चीजों को। थर्ड ऑर्बिटल कैसी होती है? थर्ड ऑर्बिटल होती है डी जेड एक्स, ठीक है। अब किसी को एक डाउट और आ रहा होगा, मैं अभी क्लियर करता हूं, मजा आएगा मेरे को वो डाउट क्लियर करने में, ठीक है। जेड और एक्स के बीच में, ये जेड है हमारा, ये एक्स है, ठीक है। ये बन गया आपका। अगर इन तीनों को देखो तो एक भी ऑर्बिटल एक्सिस पे नहीं है सर, एक भी ऑर्बिटल एक्सिस पे नहीं है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि तीनों की तीनों ऑर्बिटल एक्सिस पे नहीं है, इसीलिए इन तीनों को कहा जाता है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्या कहा जाता है इन तीनों को? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्या कहा जाता है इनको? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। क्या कहा जाता है इनको? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। क्या कहते हैं इनको अपन? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। कोई तकलीफ? ये कहते हैं। अब अगला देखो सर, एक चीज और, कुछ लोग ये कह रहे होंगे सर पहले आपने इसको एक्स एक्सिस माना, फिर इसी को आपने वाई एक्सिस मान लिया, फिर इसी को आपने जेड एक्सिस मान लिया। मैंने कहा भाई कहीं पर लिखा नहीं है कि ये एक्सिस हमेशा जिंदगी भर एक्स रहेगी या एक्सिस ये हमेशा वाई रहेगी, और कहीं जिंदगी पे लिखा नहीं है कि ये कहीं जेड रहेगी। मैं जिसको जो नाम दे दूं वो नाम दे सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना, जो नाम आप लिख देते हो वही एक्सिस कहलाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही जा रहे हैं, एक तरफा जा रहे हैं, बोले तो झकास जा रहे हैं। अब आगे आओ, ये दो बच्ची, अब ये बाबा क्या बोलते हैं? मैंने कहा कुछ नहीं बोलते। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है सर। अब ये क्या होगा? चलो एक्स और वाई वाली एक्सेस उठा लो, ये उठा ली भैया, ये एक्स उठा ली, ये वाई उठा ली। अब क्या होगा सर? ये बीच में नहीं होगी, क्योंकि अगर ये बीच में हो गई तो फिर तो हमारी ये वाली एक्सेस मैच कर जाएगी। ये होती है सर उसके ऊपर, ये देखिए, ये एक्सिस के ऊपर होती है, ये एक्सिस के ऊपर होती है। इसको कहते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या कहते हैं इसको? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये कहा जाता है। जो एक्सेस के ऊपर है वो ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अगली क्या है? डी जेड स्क्वायर। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे सर यहां पर आपने फोर्थ नंबर पे डी जेड स्क्वायर बनाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पहले उसको बाद में लिख लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं। डी जेड स्क्वायर, इसमें सिर्फ एक ही एक्सेस होती है, जेड, ठीक है। क्या होती है? सिर्फ जेड होती है, सिर्फ एक ही एक्सेस होती है, जेड होती है। ये देखिए जेड एक्सेस ये रही ऊपर, ठीक है। अब मतलब मान लो ये है, इसी पे आपकी जेड एक्सेस ये रही, और एक एक्सेस इसी का गोल गोल घूम रही है, ऐसे ऐसे गोल गोल। और जब वो गोल गोल घूमेगी और इसको ऐसे देखोगे तो क्या सर्कल नहीं दिखेगी? इसीलिए इसी के अराउंड सर्कल होता है, ऐसा ऐसा। और ये भी एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो ये दो ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर होती है, इसीलिए इनको कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। इन दोनों को कहा जाता है
एक्सियल ऑर्बिटल। क्या कहा जाता है? एक्सियल ऑर्बिटल। तो ये मेटल की जो डी ऑर्बिटल होती है वो दो पार्ट में पाई जाती है, एक नॉन एक्सियल ऑर्बिटल जिसमें 3 ऑर्बिटल होती है, dxy, dyz, dzx, और जब हम एक्सियल की बात करें तो दो होती है, dx² - y² और dz²। ये डी ऑर्बिटल है किसकी? मेटल की। ये मेटल की डी ऑर्बिटल है जो अपन को देखने को मिलती है। किसकी डी ऑर्बिटल है? मेटल की। मेटल की भाई, मेटल की। किसकी भाई? मेटल की। बिल्कुल, जल्दी देख लो एक बार, फटाफट यहां तक देख लो तो फिर अपन आगे बढ़े। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जल्दी जल्दी जल्दी, तभी अपन आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो डन, क्लियर क्लियर, जल्दी बोलो क्लियर। अब सर लेकिन ये तो आपने डी ऑर्बिटल बताई, रिपल्शन का तो कोई केस ही नहीं आया। मैंने कहा आ रहा है, ये क्लियर हुआ सबको, ठीक है। अब सर जब हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल को अप्रोच कौन कर रहा है? मेटल को अप्रोच कौन कर रहा है? मेटल को अप्रोच कर रहा है कौन? लिगेंड। ये रहा लिगेंड आ रहा, कहता आता हूं आता हूं आता हूं। मेटल के ऊपर चार्ज है और लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, जू जू जू। ये देखो भैया, ये मेटल की ऑर्बिटल, ये एक्सियल वाली है। मैं बना देता हूं, एक्सिस बना देता हूं, ये एक्सिस बना दी मैंने, ठीक है। फिर ऑर्बिटल थोड़ी टेढ़ी बन गई, ये देखो आप, सही है। अब एक और है, ये ऊपर वाली। सर ये कौन सी ऑर्बिटल है? ये एक्सिस वाली है, ये नॉन एक्सिस वाली है, ठीक है। लिख देते हैं, लिख देते हैं, क्योंकि फिर वही वाली बात हो जाती है। ये नॉन एक्सिस, ये नॉन एक्सियल वाली है, ठीक है, और ये वाली एक्सिस वाली है। अब भैया लिगेंड भी तो आ रहा है, लिगेंड भी तो आ रहा है, कह रहा भैया मैं भी तो हूं, तो ये लिगेंड आ रहा है। लिगेंड हमेशा एक्सिस पे आ रहा है। लिगेंड कहां पर आ रहा है? एक्सिस पे आ रहा है। लोन पेयर लेके आ रहा है, क्या आ रहा है? लोन पेयर लेके। अब आप मेटल की बात सुनिए, क्या भैया मेटल गरीब आदमी है क्या? मानता हूं वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन मेटल के पास भी भरपूर लिगेंड है। मेटल की भी कुछ ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, कुछ ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, क्या नहीं होंगे? तो इसकी हो सकता है इधर पे इलेक्ट्रॉन हो, और लिगेंड की इस ऑर्बिटल में भी क्या हो? इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में आ रहे हैं तो क्या होगा? रिपल्शन नहीं होगा? होगा भाई। आप समझो, मेटल के ऊपर प्लस चार्ज था, लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, या तो लिगेंड डायपोल था, दोनों ने अट्रैक्शन किया क्योंकि प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने आपकी बात मानी। लिगेंड लोन पेयर लेके आ रहा है, हां या ना? हां। मेटल के पास भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, हैं? भूखा आदमी है, रोड पे बैठ रहा है क्या? नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन तो है। मानता हूं एकदम रईस आदमी नहीं है, लेकिन कुछ तो इसने सेविंग कर रखी है, 2 रुपया वो भी बचाता है, तो उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो उसके इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आमने सामने। और इलेक्ट्रॉन का आप जानते हो, अगर इलेक्ट्रॉन आमने सामने हुए तो क्या हो जाएगा सर? रिपल्शन। तो यही रिपल्शन आपको यहां देखने को मिलता है। तो क्या सर आप मेरे को एक बात समझा दो बस। मैंने कहा बोलो, मैंने कहा मुझे कलर ही नहीं मिल रहा है, हाँ मिल गए। बोलो, मतलब इनके बीच में रिपल्शन होगा। तो सर ये तो वो वाली बात हो गई कि एक्सियल ऑर्बिटल के बीच में रिपल्शन हो रहा है। मैंने कहा हाँ, एक्सियल ऑर्बिटल के बीच में रिपल्शन हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल हो रहा है। सर लेकिन क्या इसके इसके बीच में नहीं होगा? मैंने कहा होगा ना। मैंने कहा होगा, इधर भी रिपल्शन होगा। लो, इधर पे भी रिपल्शन होगा, ये देखो। लेकिन आप सर, लेकिन उसको आपने अलग तरीके से बनाया। वो मैंने बताया कि उसमें रिपल्शन कम हो रहा है। एक बात बताओ, 4 लोग मारने गए किसी को, ठीक है, जब धुलाई होती है ना तो जो सबसे आगे जाता है ना उसी की होती है। तबीयत से पिटता है, एकदम मुंह नाक वाक सब फोड़ देते हैं। तो भैया जो सामने आ रहा है उसमें ज्यादा पिटाई होगी कि जो दूर खड़ा है उसमें ज्यादा पिटाई होगी? सर सामने वाला ज्यादा पिटेगा। मतलब एक्सियल ऑर्बिटल पे ज्यादा रिपल्शन फील करेगा कौन? मेटल। मेटल एज कंपेयर टू नॉन एक्सियल ऑर्बिटल पे। मतलब नॉन एक्सियल पे जो रिपल्शन होगा मेटल के, वो मिनिमम होगा। कैसा होगा? मिनिमम होगा। और एक्सियल वाले पे मैक्सिमम होगा। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक? बताओ। मतलब एक्सियल ऑर्बिटल मेटल की
एकदम सामने पाई जा रही है लिगेंड के, तो यहां पर रिपल्शन के चांसेस ज्यादा हैं। और ये जो ऊपर वाली है मेटल की और इनके बीच में रिपल्शन कम होगा। मतलब मेटल की ऑर्बिटल में रिपल्शन तो हो रहा है, लेकिन नॉन एक्सियल वाली पे कम हो रहा है और एक्सिस वाली पे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि एक्सिस वाली सामने ही पिट रही है, एक्सिस वाली ऑर्बिटल सामने पिट रही है। मतलब ये भी अब प्रूव होता है सर रिपल्शन तो हो रहा है, रिपल्शन तो हो रहा है। किस किस के बीच में? मेटल एंड लिगेंड के बीच में। यहां से ये बात कंफर्म होती है। और जितने लोग चिल्ला रहे थे ना सांसद बना के, सब बैठ गए, कहते हैं हाँ सर कहानी में तो दम है, कहानी में तो दम है। फिर उसने एक और बात कही कि सर रिपल्शन तो हो रहा है, लेकिन ज्यादा रिपल्शन कहां पर है? एक्सियल ऑर्बिटल ऑफ मेटल। मतलब मेटल ज्यादा रिपल्शन फील कर रही है एक्सियल ऑर्बिटल पे, और कम रिपल्शन कहां पर है? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल ऑफ मेटल। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल ऑफ मेटल पे रिपल्शन कैसा है? कम है। हमने कहा ठीक है सर, हमने कहा ठीक है। मतलब रिपल्शन सबसे ज्यादा किस पे हो रहा है? मतलब रिपल्शन सबसे ज्यादा किस पे हो रहा है? रिपल्शन जो हो रहा है वो सबसे ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा हो रहा है एक्सियल, मतलब dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर पे रिपल्शन सबसे ज्यादा है। और कम किस पे है? dxy, dyz एंड dzx। बिल्कुल इन पे रिपल्शन कम है। यह बात आपको पता होनी चाहिए, यह बात आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? जल्दी बोलो, कोई तकलीफ? मेरे हिसाब से तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अब समझ में आया रिपल्शन ज्यादा कहां पर है? मेटल और लिगेंड पे। मेटल और लिगेंड पे रिपल्शन हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है? एक्सियल ऑर्बिटल पे। एक्सियल ऑर्बिटल ऑफ मेटल की ज्यादा रिपल्शन फील कर रहा है एज कंपेयर टू नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, एज कंपेयर टू नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। तो बात समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? रिपल्शन है भाई किस किस के बीच में? मेटल और लिगेंड के बीच में। और सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन फील कर रहा है? वो ऑर्बिटल एक्सियल वाली। एक्सियल वाली पे ज्यादा रिपल्शन है, और अगर देखा जाए तो भैया नॉन एक्सियल वाली पे रिपल्शन कम है। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक? बिल्कुल पक्का। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट वाले पे जाऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट लो। लिया? इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले जल्दी लो। लिया? इसका स्क्रीनशॉट लो। लिया? अब अपन ने जहां तक बात करी है अपन आगे बात करेंगे सर, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया एक्सियल वाली पे ज्यादा रिपल्शन है और नॉन एक्सियल वाली पे रिपल्शन कम है। तो अब क्या होगा देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। ये हो गया। पहले इसका और फोटो ले लो, फिर अपन सीधे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को वाइंड अप करते हैं। जल्दी लो। चलिए, तो अब अपन को देखना है, क्या देखना है? देखो सर, लेट सपोज मान लो 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ में, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ में, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे ऐसे सामने रखे, तो भैया ये एक दूसरे को पीछे जा रहे होंगे। अब मेरा एक फ्रेंड पीछे आके खड़ा हो गया, मेरा फ्रेंड पीछे आके खड़ा हो गया, कहता भैया हाथ हिल गए ना, तो ये डंडा है हाथ में, समझ जाओ आप। फिर मैंने कहा भाई ठीक है, समझ गए होंगे ना क्या होने वाला है। तो ये दोनों अब हाथ तो पीछे जा रहे हैं, क्योंकि रिपल्शन मैक्सिमम। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा टाइट पकड़ा हूं। मैंने कहा अभी मेरे पैर की एनर्जी भी हाथ में आ गई, दिमाग की एनर्जी, मेरे को पढ़ाई थोड़ी करनी है, अभी मेरे को हाथ पीछे जाने से रोकना है। पूरी एनर्जी मेरे हाथ में, कि बस किसी भी हाल में मेरा हाथ रुक जाए, हाथ पीछे ना जाए, नहीं तो पीछे से डंडे चल जाएंगे। तो कहने का मतलब है रिपल्शन कैसा है? ज्यादा। मेरी बॉडी भी हाई एनर्जी पे, भाई हाथ नहीं हिलने चाहिए, हाथ नहीं हिलने चाहिए, हाथ नहीं हिलने चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? देखो देखो देखो, जब रिपल्शन ज्यादा होता है तो सर आपकी बॉडी की एनर्जी भी ज्यादा होती है। और क्या मुझे मजा आ रहा है? नहीं, मैं एक आंख से पीछे देख रहा हूं, डंडा तो नहीं मार रहा है, और फटाक से अपने हाथ को भी देख रहा हूं। मतलब मेरी बॉडी की स्टेबिलिटी सबसे कम है। मैंने कहा ठीक है सर, ये कंडीशन। अब देखो, अब मैंने उसने कहा पोजीशन चेंज, मैंने कहा राइट, ये कर दी पोजीशन। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन दूर, ये इलेक्ट्रॉन भी दूर, कोई रिपल्शन है क्या? नहीं, मैं तो डांस कर रहा हूं, और वो पीछे डंडा लेके खड़ा है। मैंने कहा खड़े रहे, कुछ होगा ही नहीं, अब बढ़िया बिंदास। तो देखो रिपल्शन कम हुआ तो एनर्जी भी कम, रिपल्शन कम हुआ तो एनर्जी भी क्या हो गई? कम हो गई। और एनर्जी कम हुई तो भैया क्या बढ़ गई? स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? स्टेबिलिटी बढ़ गई। इस कंसेप्ट को बस याद रखना।
सर ये याद है क्या नहीं है? तो अब देखिए क्या बोला मैंने, सबसे ज्यादा रिपल्शन किस पे था? सर एक्सियल ऑर्बिटल पे सबसे ज्यादा रिपल्शन था। एक्सियल ऑर्बिटल पे रिपल्शन सबसे ज्यादा था, मतलब उनको अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। हां, अगर इस रिपल्शन को एक्सियल ऑर्बिटल को संभालना है तो एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी भैया, नहीं तो खेल लग जाएंगे। और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल को पे रिपल्शन कम था तो उनकी एनर्जी क्या रहेगी? कम रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सर एक्सियल वाले पे भैया डर मंडरा रहा है, एक्सियल वाले पे खतरा है, 17 पे खतरा। बिल्कुल एक्सियल ऑर्बिटल कह रहा भैया मेरे ऊपर तो रिपल्शन बहुत हो रहा है भैया, मेरे को डर लग रहा है। तो उसने कहा भैया मेरे को एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो निपट जाएंगे। नॉन एक्सियल वाला बोल रहा मैं तो आराम करेगा रे, अपन तो एक नंबर है, अपन का रिपल्शन भी कम है अपने ऊपर और एनर्जी भी अपन को कब रख देगा, बहुत बढ़िया। अब ये इसी के चलते बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, इसी के चलते बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, जो मैं आपको बताता हूं। पहले इसको नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए सर, जल्दी फटाफट नोट डाउन करेंगे तभी मजा आएगा। क्या बोलती पब्लिक? फटाफट। डन, चलो ये वाला किया। अब देखो सर, जो डी ऑर्बिटल थी किसकी? मेटल की। किसकी? मेटल की। जो डी ऑर्बिटल थी, ये देखिए 5 होंगी डी ऑर्बिटल। हाँ, ये 5 डी ऑर्बिटल, इनको कहते हैं डीजनरेट डी ऑर्बिटल। डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स। सर इन सबकी एनर्जी बराबर होती है, सबकी एनर्जी बराबर होती है। इनका नाम बता दूं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये 5 नाम है, जिसपे कौन कौन सी आप सब जानते हो। सर सबकी एनर्जी बराबर है, लो भैया सबको 12 जूल मान लो। लो भाई, या एक काम करो, सबको हैवी मानो। क्या मान ले अपन? एक बात बताओ। सर एक काम करते हैं, सबसे सही बात बताता हूं, बहुत मजा जाएगा आपको भी मेरे को भी। सबकी एनर्जी मान लो, कितनी माने आप बता दो, जितनी मान ले। सर एक काम करते हैं, 20-20 जूल मान लेते हैं सबकी, बहुत बढ़िया सी लगेगी। ठीक है भाई, सबकी एनर्जी बराबर थी 20-20 जूल, सबकी एनर्जी 20-20 जूल थी। ठीक है, सबसे ज्यादा रिपल्शन किस पे? सर इन दोनों पे, क्योंकि ये दोनों एक्सियल ऑर्बिटल थे। क्या है? एक्सियल ऑर्बिटल। सबसे ज्यादा रिपल्शन किस पे? इन्हीं पे। अब देखो सबके पास तो बराबर एनर्जी है, लेकिन इन दोनों ने इन तीनों से क्या बोला? देखो भाई, हम दोनों के सामने लिगेंड आ रहा है। ये कौन बोल रहा है? एक्सियल वाले बोल रहे हैं। हम दोनों के सामने लिगेंड आ रहा है, तो हम पे रिपल्शन बहुत तेज हो रहा है। अगर हमारे पास ज्यादा एनर्जी नहीं हुई तो हम उस रिपल्शन को नहीं संभाल पाएंगे। तो नॉन एक्सियल बोलता है तो हम क्या करें? हैं? हम क्या करें? तो उसने कहा देखो यार, हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सियल वाला बोलता है हम नॉन एक्सियल वालों से हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें थोड़ी थोड़ी एनर्जी दे दो। नॉन एक्सियल वाला बोलता है चल निकल, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। एक्सियल बोलता है कि पहले मैं इसकी गंभीरता तो बता दूं, अगर आप नहीं दोगे तो क्या होगा, तो सुनिए। तो नॉन एक्सियल बोलता है हाँ चल बता, इतनी और सुन लेते जब इतनी सुनी है तो एक्सियल बोलता है कि अगर मैं उन रिपल्शन को नहीं संभाल पाया तो सबके खेल लग जाएंगे, क्योंकि लिगेंड चला जाएगा, ना लोन पेयर मिलेगा, ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, ना कोऑर्डिनेट, ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ना कुछ भी। तो अगर आप एनर्जी दे दोगे तो हम क्या है? वॉरियर्स हैं, हम आगे लड़ रहे हैं और तुम तीनों पीछे बैठ के खाना खा रहे हो बस। तो तुम खाना तब तक अच्छा खा पाओगे जब तक हम लड़ाई कर सकते हैं, और लड़ाई करने के लिए हमें क्या लगेगी? एनर्जी। तो तुम्हारा पेट खाली रहे चल जाएगा, लेकिन हमारा पेट खाली रहे तो हम बैठ जाएंगे, और हम बैठ गए तो घर में घुस जाएंगे वो लोग। अब तुम देख लो क्या कर सकते हो। तो नॉन एक्सियल वाले तीनों बैठे मीटिंग पे, कहते हैं यार बात तो सही कह रहा बंदा, एनर्जी दे देते, नहीं तो अगर इनने अपने हथियार डाउन कर दिए अपने खेल लग जाएंगे। तो फिर जो इनका डिसीजन आया, उस डिसीजन में यह आया कि नॉन एक्सियल वाले इनको एनर्जी देने के लिए रेडी हो गए। क्यों रेडी हो गए? क्योंकि इनके ऊपर रिपल्शन सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अब इनने कहा ठीक है हम आपको एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप एनर्जी दोगे तो कुछ लोग की एनर्जी बढ़ जाएगी और कुछ लोग की एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी किसकी बढ़ेगी? जिनको एनर्जी दी है। ये दोनों चले जाएंगे ऊपर, ये चले गए ऊपर। और इनको कितनी कितनी एनर्जी दी है? इन तीनों ने मिलके 24 जूल दे दी है। कितनी दे दी है? 24 जूल। ठीक है भैया, तो पहले इनके पास कितनी थी? 20-20 थी, अब 24 मिली तो 12-12, मतलब दोनों के पास हो गई 32 जूल। ये देखो
ठीक है, नाम क्या है आप सब जानते हो, dz² और dx² माइनस y²। ये एक्सियल ऑर्बिटल्स है। अब इन लोग ने अपनी एनर्जी दी तो इनके पास ज्यादा एनर्जी हो गई तो ये बेस लाइन से ऊपर चले गए। ये देखो, ये बेस लाइन थी 20 जूल की, अब 20 जूल से ऊपर चले गए तो ये तो ऊपर निकल गए, लेकिन जिनने दी उनकी तो कम हो गई तो वो आ जाएंगे नीचे। ये आ गए नीचे बेचारे वो लोग, ये आ गए बेचारे, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, ये आ गए तीनों नीचे। नाम क्या है इनका सर, dxy, dyz और dzx। इनकी एनर्जी कितनी हो गई सर? सर इनकी एनर्जी तो थी ना, सबने कितने करे 24, 8 जूल दी ये दोनों ने, तो ये 12 जूल, ये भी 12 जूल, ये भी 12 जूल, ये हो गया आप अपना काम। अच्छा एनर्जी कहीं बाहर से नहीं आई, चेक करो सर, पूरी 100 जूल होनी चाहिए। देखते हैं 32 कितना होता है 64, 64 और 30 कितना होता है, 30 कितना होता है 64, 94, 2 2 2 6, 100 जूल हो गई। मतलब एनर्जी कहीं से नहीं आई, उन्हीं तीनों ने इनको एनर्जी दी है कि आप लोग जाइए लड़ाई करिए। और अगर आप देखो तो आपकी डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई है, 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई है, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। ये जो नीचे वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है ये नीचे वाला, एक मिनट, ये जो नीचे वाला पार्ट है, रुक जाइए एक मिनट, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट जो दिख रहा है इसको कहते हैं T2G। क्या कहते हैं इसको? T2G। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला, इसको कहते हैं EG। क्या कहते हैं? EG। तो ऊपर वाले को EG और नीचे वाले को T2G। याद कैसे रखोगे? E और G कितने हैं? 2, तो ये देखिए 2 ऊपर है, नीचे कितने? T2G कितने? 1 2 3, तो T2G कहां जाएगा? नीचे जाएगा। और सर ये जो स्प्लिटिंग हुई है, इसी स्प्लिटिंग को कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या कहा जाता है इसको? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या कहा जाता है इसको? ये जो गैप है, इसी को, जो ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गई है, इसी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और ये जो एनर्जी गैप है किस किस के बीच में? EG और T2G के बीच में, इसको कहते हैं डेल्टा नॉट। क्या कहते हैं? डेल्टा नॉट। मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप। क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप। क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप। किसको? डेल्टा नॉट को। और नॉट जो होता है ये ऑक्टाहेड्रल को बताता है। किसको बताता है? O फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। अभी ये स्प्लिटिंग अपन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ रहे हैं, जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। सर तो 4 के लिए मैंने कहा उसके लिए आगे आएगा, ये अभी यहां पर है। ये पूरा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और इसी थ्योरी को कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसी को कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो मेनली रीजन था रिपल्शन स्प्लिटिंग होने का। लेकिन रिपल्शन क्यों आया था? क्योंकि अट्रैक्शन हुआ था जब दोनों पास में आए थे, और सबसे ज्यादा रिपल्शन एक्सियल वाली ऑर्बिटल में था, इसलिए उसको ज्यादा एनर्जी लगी, वो ऊपर गया। नॉन एक्सियल वाले पे रिपल्शन कम था, एनर्जी कम, इसलिए नीचे हो गया। और ये जो स्प्लिटिंग हुई इसी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जल्दी नोट डाउन करिए सर, जल्दी, फटाफट जल्दी नोट डाउन करिए, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डन, फटाफट करेंगे तभी मजा आएगा सर, टेंशन नहीं लेना है, मैंने बता दिया ना एक तरफा। डन, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर पीछे पढ़ लें, अभी तक अपन ने एक भी पोस्टुलेट्स नहीं पढ़ा है। चलो आ जाओ, ये तो खत्म, अब बारी इसकी, अब आई इसकी बारी। चलो, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। Ligands are considered as point charge in case of anion और dipole in case of neutral molecule। क्या कहा था मैंने? कि सब दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिगेंड्स को पॉइंट चार्ज माना गया है, मेटल को भी पॉइंट चार्ज, मेटल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, लिगेंड्स को नेगेटिव पॉइंट चार्ज, या फिर डायपोल के चलते अपन अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो डायपोल मान लिया गया था। ठीक है, द 5d ऑर्बिटल इज एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम एंड आयन हैव सेम एनर्जी। सबकी एनर्जी कैसी होती है? सेम। दे आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स, उनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। ये देखो, ठीक है, आगे। However, in a complex due to asymmetrical negative field of ligands, the d orbitals are no more degenerate and split into two set of orbital. जब लिगेंड आता है तो लिगेंड के चलते क्या होता है? रिपल्शन आ जाता है, और किसी पे रिपल्शन ज्यादा, किसी पे रिपल्शन कम, इसके चलते आपकी जो d ऑर्बिटल है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। हो गई, ठीक है। द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड। किस तरीके से स्प्लिट होगा, किस तरीके से यह डिपेंड करेगा क्रिस्टल फील्ड पे और लिगेंड्स पे। ये दोनों पोस्टुलेट्स को पहले नोट डाउन करो भैया, इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इंपॉर्टेंट है। जल्दी नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। डन? हां, इन an octahedral environment, the dx square minus y square and dz square orbital which point towards the axis along the direction of ligand। मतलब हमारी जो d ऑर्बिटल होती है उसमें से दो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये एक्सिस वाली होती है और ये लिगेंड के सीधे सामने पाई जाती हैं। ठीक है, विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन एंड विल बी रेज्ड इन एनर्जी। इन पे रिपल्शन ज्यादा होता है, इसलिए इनको अपनी एनर्जी भी बढ़ानी पड़ती है। And the dxy, yz, dzx orbital which are directed between the axis will be lowered in energy as compared to average energy in the spherical crystal field। और बाकी जो तीन होती है नॉन एक्सियल वाली, उनका रिपल्शन भी कम होता है, तो उनको अपनी एनर्जी कम रखनी होती है। ठीक है, thus in a octahedral complexes the degeneracy of the 5d orbital is partially removed। जो degenerate orbital थी वो सब खत्म हो जाता है, दो पार्ट में स्प्लिट होंगी। Due to the ligand electron metal electron repulsion to yield the orbital of lower energy। तो फिर दो पार्ट में स्प्लिट हो गई, जो लोअर वाला उसको T2g कहते हैं और हायर वाले को Eg कहते हैं। T2g सेट एंड टू ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी Eg सेट। सर जो किया है ना वो पूरा लिख दिया है, जो किया है ना वो पूरा यहां पर लिख दिया है। बिल्कुल, मैंने क्या बोला, पढ़ने का मजा वही है कि अपन जो करें और वही चीज लिखी हो तो फिर याद रखने में और समझने में दोनों में आसानी होती है। याद रखने में और समझने में दोनों में आसानी होती है। जल्दी फटाफट करेंगे सर, चलो। द स्प्लिटिंग ऑफ द डीजनरेट ऑर्बिटल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये जो लिगेंड के बिहाफ में डीजनरेट ऑर्बिटल स्प्लिट हो गई है दो पार्ट में, इसी को अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या कहते हैं सर इसको? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। एंड द डिफरेंसेस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू सेट ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या फिर स्टेबलाइजिंग एनर्जी। इनके बीच में जो अपन को देखने को मिलता है ये डेल्टा नॉट, या तो इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या कह दो, या तो इसको कह दो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। ठीक है, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा ओ। द सबस्क्रिप्ट ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल। ये जो ओ बताता है किसके लिए बताता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। किसके लिए बताता है सर? ओ बताता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। बात समझ में आई? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये बात मेरे को आपके सामने रखनी थी। ये हो गई स्प्लिटिंग, ये हो गई भैया स्प्लिटिंग, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से पूरी स्प्लिटिंग आपको मैंने समझा दी है। कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें? नहीं सर कैसे आएगी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। डन? सॉरी, डन? ठीक है। तो सर ये फाइनली स्प्लिटिंग आपको देखने को मिलती है, कोई भी प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप क्या है, सारी चीजें जो मेरे को आपको बतानी थी बढ़िया क्लियर हो गई। अच्छे से क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुआ। ये होता है अपना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप। चलो डन? ठीक है।
अब यहां पर ये तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गया। अब एक बात बताओ सर, हो सकता है किसी के केस में ज्यादा स्प्लिटिंग हुई हो, किसी के केस में कम स्प्लिटिंग होगी, किसी के केस में बहुत कम स्प्लिटिंग होगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होगी, हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, ये स्प्लिटिंग हुई किसी के में, किसी के में ये स्प्लिटिंग हुई, किसी के में ये स्प्लिटिंग हुई, ये किसी के में ये स्प्लिटिंग हुई, ये स्प्लिटिंग मान लो, इसको नाम देते हैं डेल्टा O1, इसको नाम देते हैं डेल्टा O2, किसी को नाम देते हैं ये इसको डेल्टा O3, और इसको नाम देते हैं डेल्टा O4, ये नाम देते हैं। तो अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किस में देखने को मिल रही है? फर्स्ट वाले में, फिर सेकंड वाले में, फिर थर्ड वाले में, फिर फोर्थ वाले में। होगा क्या नहीं होगा? सिंपल सी बात है सर, किसी में स्प्लिटिंग ज्यादा, किसी में कम। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें? डेल्टा O1, फिर डेल्टा O2, फिर डेल्टा O3, फिर डेल्टा O4। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये आपको स्प्लिटिंग का ऑर्डर देखने को मिल रहा है। लेकिन सर ऐसा हो क्यों रहा है? और अगर हो रहा है तो क्या है? क्योंकि हो सकता है सब में लिगेंड अलग अलग आ रहे हो, किसी में कोई और लिगेंड हो, किसी में कोई और हो। तो सर किसी में स्प्लिटिंग ज्यादा देखने को मिली, किसी में कम मिली, तो इसके हिसाब से हमने लिगेंड को जमाना चालू कर दिया। क्या कर दिया सर? लिगेंड्स को जमाना चालू कर दिया। जिसमें स्प्लिटिंग ज्यादा थी उसको स्प्लिटिंग के ऑर्डर में जमा दिया। मतलब मान लो मैं आपको 4 केस दे देता हूं, मैंने आपको 4 केस दे दिया। देखिए सबसे पहला वाला मान लो कार्बोनिल है, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो मेरा अमोनिया है, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो ये वाला जो केस है इसमें मेरा वाटर है, और मान लो इसमें मेरा आयोडीन है, ठीक है। ये क्या थे? लिगेंड्स थे। मतलब इसमें फर्स्ट वाले केस में कार्बोनिल आया तो उसने स्प्लिटिंग करवाई, सेकंड वाले केस में अमोनिया आया उसने स्प्लिटिंग करवाई, थर्ड वाले केस में एज अ लिगेंड वाटर आया था उसने स्प्लिटिंग करवा दी, और फोर्थ वाले केस में आयोडीन आया था उसने स्प्लिटिंग करवा दी। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसने करवाई? कार्बोनिल ने। सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसने करवाई? कार्बोनिल ने। फिर उससे कम स्प्लिटिंग किसने करवाई? अमोनिया ने। और फिर उससे कम किसने करवाई? वाटर ने। फिर उससे कम किसने करवाई? आयोडीन ने। ये सारा हमें दिख रहा है कि कोई लिगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग करवा रहा है, कोई लिगेंड कम स्प्लिटिंग करवा रहा है। तो मैंने सारे लिगेंड की ऐसे स्प्लिटिंग निकाली और इनको जमाना चालू किया। क्या करा सर? जमाना चालू किया। और जब मैंने इनको जमाया तो एक सीरीज बन गई, और सर ये वही सीरीज है जिसको अपन कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या कहते हैं सर इसको? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सर ये बात याद रखना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उस व्यक्ति को सबसे आगे रखा जाता है जिसकी स्प्लिटिंग मैक्सिमम होती है, जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। जो ज्यादा स्प्लिटिंग कराएगा वो सबसे आगे रहेगा क्रिस्टल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और जो स्प्लिटिंग सबसे कम कराएगा वो सबसे पीछे होगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। अगर आपको याद हो तो वीबीटी में एक सीरीज बताई थी, याद आया? क्या तुम्हें याद है? जिसमें कार्बोनिल सबसे आगे था, कार्बोनिल सबसे आगे था और I माइनस सबसे पीछे था, याद है? तो वही सीरीज कहलाती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बात समझ में आई कि आपने कैसे इनको जमाया था और कैसे आपने किसी को स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहा था और किसी को वीक कहा था। तो आप सुनिए, जो ज्यादा स्प्लिटिंग करवाता है दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, और जो कम स्प्लिटिंग कराता है उसको अपन कहते हैं वीक लिगेंड्स। क्या कहते हैं बेटा? वीक लिगेंड्स। इसका प्रमाण और भी दूंगा लेकिन अगली क्लास में। आज तो सिर्फ पोल खोल के जानी थी मेरे को ये, कि आऊंगा इसी वाली चीजों से फिर से चालू करूंगा। तो आज मैंने आपको बता दिया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बनी। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने जमाया कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग कराएगा उतना ज्यादा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आगे रखेंगे, क्योंकि उतना ज्यादा डेल्टा नॉट होगा। जितनी कम स्प्लिटिंग कराएगा उतना कम डेल्टा नॉट होगा, स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उतना पीछे रखा जाएगा। और इस हिसाब से हमने पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जमा ली है। क्या बोलती पब्लिक? डन? पक्का? तो कंसेप्ट समझ में आया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या हुआ? जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा और चीजों को खत्म करने की तरफ चलेंगे एकदम बढ़िया और शानदार तरीके से। कैसे? बढ़िया और शानदार तरीके से। जल्दी जल्दी जल्दी।
एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही चालू करेंगे, मतलब इसका पार्ट 2 आएगा सर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का पार्ट 2, मजा आएगा उसमें। उसमें आपको मैं बताऊंगा पेयरिंग क्यों होती है, मकान मालिक बनेंगे अपन, देखिएगा रेंट से उठाएंगे, कभी इसको रेंट पे कमरे रहेंगे, मतलब एक ऐसा कंसेप्ट लाऊंगा ना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस आपको बने रहना है, किसके साथ, मेरे साथ। शानदार तरीके से अपन चीजों को खत्म करेंगे। तो आज का पार्ट यहां पर होता है समाप्त। बेसिकली मैंने आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑलमोस्ट समझा दिया है, बस थोड़ा सा टचअप देना है कल, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है कल, जो कि होने वाला है कल। हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। डन। चलिए, बाकी आप जानते हैं सर, आपको बने रहना है किसके साथ, मैग्नेट बेंस के साथ, क्योंकि मैग्नेट बेंस पूरी जान से लगा है कि आपका स्कोर बहुत तगड़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कहां पर पहुंचे सर, यहां, और यहां आने के लिए आपको कितने लाने पड़ेंगे, 70 आउट ऑफ 70। और इसके लिए मेहनत तो लगती है सर, और मेहनत करने से अपन पीछे हटते नहीं है, ये बात याद रखना है। साथ ही साथ आप जानते हैं मैग्नेट बेंस का इंग्लिश मीडियम चैनल जो सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड कवर करता है, वही हिंदी मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई के साथ अगर आप देखें तो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इनको भी कवर किया जाता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, इनको भी कवर करते हैं। अगर आज कोई फर्स्ट टाइम आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना जरूरी है, तभी जाके आपको कल के लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स सब मिल पाएंगे ऑन टाइम, मजेदार और शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात देखने को नहीं मिलेगी। दबा के लाइक और शेयर करेंगे सर, और एक बार फायर वाला इमोजी और चमका हो जाए, फिर बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ कल, और वाइंड अप करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पूरा का पूरा। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।